विवेक बिंद्रा का एक बयान आ रहा था, वो कह रहा था कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मण में पैदा होते हैं और सत्ता और शासन चलाने की क्षमता क्षत्रियों में होती है, व्यापार करने की क्षमता ये वैश्यों के अंदर होती है, और जो शूद्र और अछूत है उनके बारे में वो कह रहा है, बाकी जो लगभग 88% है उनके बारे में वो कह रहा है कि वो केवल असिस्ट कर सकते हैं, वो -1 तो हो सकते हैं पर नंबर 1 नहीं हो सकते। शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर। यही सब तमाम मनवादी लोगों की सोच यही है। सच्चाई यह है कि अगर इंटेलेक्चुअल की बात करें तो भारत में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मुकाबले वाला कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ। और शासन चलाने की अगर बात करें तो सम्राट अशोक, हमारे इस बहुजन समाज से निकले सम्राट अशोक लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक, उससे भी आगे तक पूरा भारत बौद्ध में था। पूरे दुनिया को शांति मानवता का संदेश भारत से सम्राट अशोक ने दिया। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको, आज मनुस्मृति दहन दिवस है। आप सब जानते हैं 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने छुआछूत, पक्षपात, अंधविश्वास, पाखंडवाद और अन्याय पर आधारित, विषमता पर आधारित संस्कृति को दहन करके, उस मनुस्मृति को दहन करके और एक नई संस्कृति का सृजन किया। तो आज के दिन को आगे से हम मनुस्मृति दहन दिवस कम संस्कृति परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि उसी दिन से संस्कृति परिवर्तन होना शुरू हो गया। आज समस्या बहुत विकट है, बहुत ही बड़ी समस्या समाज के सामने आके खड़ी हो गई है। आप सब जानते हैं उसी मनुस्मृति के तहत देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं, उनको पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके मानव अधिकार पर धार्मिक बंदिश थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उस बंदिश को तोड़ा, और यह बंदिश थोड़े बहुत समय नहीं, कम से कम 2500 साल तक चली। उस बंदिश की वजह से हमारे लोग जमीनों के मालिक नहीं बन पाए, उस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, उस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापार में नहीं आ पाए। लेकिन भलाओ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का, जिन्होंने भारत का संविधान बनाकर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर खोला। लेकिन दुखद यह है कि इस अवसर को खुले हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, अभी तो थोड़ा सा ही समय हुआ था कि उन्होंने हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को फिर से बंद कर दिया है। मैं बंद इसलिए कह रहा हूं, हमने आरटीआई लगाकर भारत सरकार से सूचना ली, देश के तमाम राज्यों में और केंद्र के अंदर टोटल सरकारी स्कूल पिछले 15-20 सालों में कितने बंद हुए हैं। हमें आरटीआई से सूचना मिली, पिछले 15 से 20 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर लगभग 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। जनसंख्या तो तब से दुगनी हो गई, 20 सालों के अंदर जनसंख्या दुगनी हो गई और 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? और अभी पिछले 5 साल का आप डाटा देखेंगे तो 50% से ज्यादा इंडस्ट्रीज भारत की बंद हो गई है। साथ ही साथ जो लोग नकली राष्ट्रवादी हैं, बात भारत की करते हैं, जितने लोग विदेशों में जाके बसे हैं, अगर उसकी सूची देखोगे तो दंग रह जाओगे। वही जातिवादी, मनवादी मानसिकता वाले लोग 90% भारत को छोड़ के विदेशों में जाके बस गए। जो हमारे बच्चों के हाथ में तलवार दे रहे हैं, हमारे बच्चों को वो लोग कांवड़ सेना के सेवा में, कांवड़ में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप कभी देखना, कांवड़ लेने के लिए उनके बच्चे नहीं जाते। कभी पुजारियों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे वो आपको कांवड़ लेते जाते नहीं मिलेंगे, वो कथावाचकों को सुनते हुए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सच को जानते हैं। अज्ञानी तो हमारा समाज है। बाबा साहब उनको समझाते समझाते भारत को छोड़कर, पूरी दुनिया को छोड़कर हमें चले गए, लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते। आज स्थिति इतनी खराब है, शिक्षा की वजह से हम लोग थोड़े आगे बढ़े थे। क्योंकि आपको याद होगा गुलामगिरी में किस तरीके से भारत के इतिहास को ज्योतिबा फूले जी ने वर्णित किया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हमारे लोग गरीब और गुलाम हो गए, मजबूर हो गए। और ये जो सारा नुकसान हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ। इसी अविद्या की वजह से हमारे लोग हजारों साल गुलाम रहे। लेकिन भलाओ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का, जिन्होंने हमारी गुलामी की जंजीरों का न केवल तोड़ा, बल्कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमारे आगे बढ़ने का रास्ता खोला, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर
हायर एजुकेशन का रास्ता खोला। लेकिन अभी तो आजादी को कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। अब से करीब 40 साल पहले विपरीत दिशा में सरकारों ने षड्यंत्र के तहत, मनवादी व्यवस्था के तहत हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को फिर से बंद कर दिया है। और आपको उन्होंने गर्दन को इस तरह काटा है, एकदम एक झटके में नहीं काटा, रहता है, धीरे धीरे रहता है, धीरे धीरे हमारा सब कुछ छिन गया और हमारे लोगों को पता भी नहीं चला। हमारे लोग जज बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, राष्ट्रपति तक बने, मुख्यमंत्री बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। लेकिन उसके बावजूद, इतने सारे पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देकर गए थे 70% छिन गया है, 30% बचाव छिनने वाला है। आपको पता नहीं है क्या? आपको तो सबको पता होगा। अभी 69,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश की सरकार में निकली थी। 69,000 वैकेंसियों में से बहुजन समाज की, SC ST OBC की लगभग 19,000 वैकेंसी वो लोग खा गए। और वहां 500 दिन से ज्यादा हो गए बहुजन समाज के लोग सड़कों पे बैठे नौकरी के लिए, वो टीचर। लेकिन वहां की सरकार गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। अभी एक आंकड़ा आया है जो संसद के अंदर रखा गया, आपको पता होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 650 जजों की भर्ती हुई है पिछले 5 सालों के अंदर। और उन 650 जजों में 490 स्वर्ण जाति के, लगभग 75% स्वर्ण जाति के भर्ती हुए हैं। बाकी के 25% में SC ST OBC और माइनॉरिटी, यानी जिसकी जनसंख्या लगभग 90% है, उनके हिस्से में आया 25%। देश की अगर खेती की जमीन बात करें तो वो 90% उन्हीं स्वर्णों के हाथ में है। देश के अगर व्यापार की बात करें तो वो 95% उनके हाथ में है। देश के अगर सारे तमाम संसाधनों की बात करें तो 90% उनके पास है। आपके पास क्या है? आप बार बार कहते हैं कि हम 85% है, 88% है। अरे हमारे लोग ही तो उनकी ताकत बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब दलितों पर उत्पीड़न होता है, आदिवासियों पर उत्पीड़न होता है, पिछड़े वर्ग पर उत्पीड़न होता है, इन वर्गों की हकमारी होती है, इन लोगों की नौकरियां छीन ली जाती हैं। आपने कहीं देखा RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे अधिकार पे कभी कोई धरना प्रदर्शन करते देखे? कभी आवाज उठाते देखे? किसी जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ कभी आपने RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बोलते देखा? जब वो लोग हमारे लिए नहीं बोलते तो हमारे लोग उन संगठनों में जाकर उनकी ताकत क्यों बना रहे हैं? हम ही लोग उनको ताकत दे रहे हैं। उनके पास कोई ताकत नहीं है, ताकत हमारी है, वोट हमारा, राज वो कर रहे हैं। हम लोग केवल नारा लगा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी। कैसे देगा कौन, जब सत्ता हम उनके हाथों में सौंप रहे हैं? धर्म के नाम पे धर्म की अफीम पिला के हमें अंधा कर दिया गया है। हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको याद होगा, आप देख रहे हो कि आजकल 3-4 दिन से एक न्यूज चल रही है, हंसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी अडानी जी को उन्होंने पूरा ठेका दे दिया, पूरे आदिवासियों को उजाड़ के वहां पे करीब 91 हेक्टेयर जमीन पूरी काट के, पेड़ों को 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए। उसमें सैकड़ों, कितने उसमें पक्षी मारे गए, कितने घोंसले उजाड़ दिए, कितने घर उजाड़ दिए, कितने जानवरों के घर उजाड़ दिए, और इतने बड़े पैमाने 50,000 पेड़ काट दिए। आप एक पेड़ काट दो, मुकदमा दर्ज होकर अंदर मिलोगे। क्या हो रहा है देश के अंदर? कौन लड़ाई लड़ेगा आपकी? आपने देखोगा अभी पिछले दिनों एक विवेक बिंद्रा का एक बयान आ रहा था। वो कह रहा था कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मण में पैदा होते हैं और सत्ता और शासन चलाने की क्षमता क्षत्रियों में होती है, व्यापार करने की क्षमता ये वैश्यों के अंदर होती है, और जो शूद्र और अछूत है उनके बारे में वो कह रहा है, बाकी जो लगभग 88% है उनके बारे में वो कह रहा है कि वो केवल असिस्ट कर सकते हैं, वो -1 तो हो सकते हैं पर नंबर 1 नहीं हो सकते। शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर। यही सब तमाम मनवादी लोगों की सोच यही है। सच्चाई यह है कि अगर इंटेलेक्चुअल की बात करें तो भारत में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मुकाबले वाला कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ। और शासन चलाने की अगर बात करें तो सम्राट अशोक, हमारे इस बहुजन समाज से निकले सम्राट अशोक लेके म्यांमार से काबुल कंदार तक, उससे भी आगे तक पूरा भारत बौद्ध में था। पूरे दुनिया को शांति मानवता का संदेश भारत से सम्राट अशोक ने दिया। एक ही राजा पूरी दुनिया में जिसके नाम के सामने महान लगता है, महान सम्राट अशोक। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास काबिल नेतृत्व तो नहीं है? आप याद करिए उत्तर प्रदेश का शासन, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का जुल्म उत्पीड़न है, अन्याय अत्याचार बढ़ा है, जुल्म बढ़ा है, और जिस तरह क्राइम बढ़ा है, अभी NCRB का डाटा आया है, क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश ने सबको पीछे छोड़ दिया। और उसी उत्तर प्रदेश की जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, आज की सरकारों में रहने वाले लोग और व्यापारी
और साथ में ब्यूरोक्रेट और आम जनता कहती है उनसे अच्छा शासन किसी का नहीं रहा। इसका मतलब हमारे लोगों में शासन चलाने की भी क्षमता है, हमारी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं है। जब जब हमारे लोगों को अवसर मिला है, हमारे लोगों ने अपनी काबिलियत साबित की है। आप याद करिए बाबू जगजीवन राम जी को, वो जिस जिस विभाग में मंत्री रहे वहीं उन्होंने बेहतरीन काम किया। आप याद कीजिए पासवान जी को, रामविलास पासवान जी को, जिस जिस विभाग में रहे वहीं उन्होंने बेहतरीन काम किया। इसका मतलब हमारे लोगों के अंदर काबिलियत है, क्षमता है, उनको अवसर मिलना चाहिए। जब जब अवसर मिलता है हम अपनी काबिलियत और योग्यता साबित करते हैं। ये ईवीएम अपने आप में साथ एक बहुत बड़ा घोटाला है। हम एक मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से, ईवीएम के अंदर जो वीवीपैट की पर्ची है वो पर्ची वोटर को मिलनी चाहिए और वहां पे एक बैलेट बॉक्स होना चाहिए। वो पर्ची अपनी लेकर अपने बैलेट बैग्स में डाले और बाद में ईवीएम की गिनती के बाद उन पर्चियों की भी गिनती कराई जाए ताकि सच दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि ये जो सरकारें सत्ता में है ये अपनी काबिलियत से नहीं है। हम जानते हैं यहाँ धोखा होता है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल होता है। जो आदमी जीत गया उसको डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ उसका सर्टिफिकेट जीत का नहीं मिला, और उसके बाद जो हार गया बीजेपी का, उसको हार को जीत में तब्दील करके जीता घोषित करके उसका सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे अनेकों ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर भी और बिहार के अंदर भी देखने में आए हैं। इसका मतलब आप जानिए, जब जर्मनी के अंदर केवल 2 लोगों ने कोर्ट के अंदर केस डाला कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हम जिसको वोट देना चाहते हैं हमें पता ही नहीं लग रहा हमारी वोट वहां जा रही है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बैन कर दिया ईवीएम को। और जिन देशों ने ईवीएम बनाई है उन देशों ने ईवीएम पे भरोसा नहीं किया, ईवीएम को हटा दिया, वहां पे वोट बैलेट पेपर से होता है। तो हम मंच के माध्यम से निवेदन करते हैं भारत की सरकार से कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, और या अगर आप ईवीएम से करा रहे हैं तो उसमें जो पर्ची निकलती है वो वोटर को दीजिए और साथ में बैलेट बॉक्स डालिए, वो पर्ची उसमें डाले और जब ईवीएम की गिनती हो जाए उसके बाद पर्चियों की भी गिनती कर उसका 100% मिलान कराया जाए। साथ ही साथ देश के जितने प्राकृतिक संसाधन है, जल जंगल जमीन, कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, उसमें हमारे लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। देश के तमाम प्राइवेट सेक्टर में हमें रिजर्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए? लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको याद होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अब से कुछ साल पहले। उन्होंने कहा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो सरकारी जमीन सस्ते दाम पे लेके खुले हैं उसमें उनको 25% ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी को देना पड़ेगा। तो वही सिद्धांत जो पब्लिक स्कूल पर लागू होता है, उनको सरकारी जमीन मिली है। तो मैं कहना चाहता हूं जितने बड़े उद्योगपति हैं उनको भी सरकार से सस्ते दाम पे जमीनें मिली हैं। जनता का पैसा जो बैंक में है वहां से लोन लेकर, सरकार से जमीन लेकर उन्होंने अपने उद्योग खड़े किए हैं। तो इसका मतलब उनका उद्योग केवल उनके दम पे नहीं है, उसमें सरकार की मदद है, जनता का पैसा है। इसलिए देश के लोगों को उनकी संख्या के हिसाब से उनको रिजर्वेशन उसमें मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी मांग है जितने भी विभाग हैं उसमें रोस्टर, हमेशा रोस्टर बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। हर एक रोस्टर को मेंटेन करने के लिए एक लाइजन ऑफिसर एसएसटी का होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे विभागों में लाइजन ऑफिसर या तो है नहीं या ऐसे आदमी को चुन के बनाया जाता है जो उसका ध्यान नहीं रखता। तो रोस्टर की सूची हर साल जारी होनी चाहिए, प्रॉपर रोस्टर हर विभाग वार, हर पोस्ट वार मेंटेन होना चाहिए, ये भी हम लोग मांग करते हैं। और इसके साथ साथ देश में जो बंजर भूमि है उसको सरकार खेती योग्य भूमि बनाकर, हमारे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है वो किसी भी जाति धर्म को उनके अंदर समान रूप से उसको वितरित किया जाए। साथ ही साथ सरकारों ने जो ठेकेदारी प्रथा लाके हमारे लोगों की नौकरियां छीन ली है, पूरे देश में ठेकेदारी प्रथा है। लगभग 4.5 करोड़ सरकारी नौकरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है, लेकिन एक साजिश के तहत मनवादियों ने सरकारों के माध्यम से और यहां तक कि 5th पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बैन करके आउटसोर्स कर दिया। ठेके पे भर्ती होती है और ठेकेदार जो भर्ती करता है पहले तो भर्ती करते वक्त पैसे लेता है, उसके बाद उनकी तनख्वाह का 40% हर महीने खा जाता है क्योंकि उसका एटीएम उसी के पास रहता है। और तीसरा, उनका पीएफ और ईएसआई वो उनके अकाउंट में जमा नहीं करता, फर्जी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में लगा के अफसरों को ले दे के उनसे मिलीभगत होती है, वो उनका पूरा पैसा खा जाता है। तो इसको ठेकेदारी प्रथा को अविलंब पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं जो सरकारी संस्थान सरकारों ने बेच दिए, उनके बेचने से हमारे लोगों की जो नौकरियों के रास्ते बंद हो गए। मैं कहना चाहता हूं अगर इंदिरा गांधी जी के समय पर जब सारे बैंक और सारी इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, अगर इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त सारे बैंकों का और सारी इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था, अगर उस वक्त राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था तो आज भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। जो सरकार ने बेच दिया, चाहे वो इंडियन रेलवेज हो, चाहे वो आईटीडीसी के होटल हो, चाहे वो एमटीएनएल बीएसएनएल हो, या
उसके साथ एयरपोर्ट हो या बंदरगाह हो या एयर इंडिया हो, जितने भी विभाग बेचे हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए और जहां राष्ट्रीयकरण नहीं है वहां पे रिजर्वेशन लागू किया जाए। ये सारी मांग हम सरकार के सामने करते हैं और ये साथ में भेज दी जाएगी। इसके साथ साथ एक मांग वर्षों से चली आ रही है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। देश के अंदर जो लोग सरकारों में नौकरी करते हैं उनको पेंशन की स्कीम हुआ करती थी। सरकारों ने साजिश के तहत न्यू पेंशन स्कीम लाके पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया और नई पेंशन स्कीम एक धोखा है। हमारे पूरे देश के अंदर दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। पूरे देश के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे देश में जाके इसकी मांग कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी बन के बैठ गई है, उनको आंखें खोलनी चाहिए। और जो जिस तरह हमारी पहलवानों के साथ हुआ, जिस तरह हमारी दलित बहनों के साथ हुआ, जिस तरह इंद्र मेघवाल या दूसरे हमारे समाज के लोग की हत्या हो रही है, ऐसी हत्या पे सरकारें तुरंत सख्ती से कार्रवाई करें। 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चला के 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित की जाए। इन सब मांगों के साथ हम अपील करते हैं कि जो बाकी वक्ता है वो समयबद्ध तरीके से अपनी बात रखेंगे। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं औरों का समय बांध रहा हूं और मैं खुद ज्यादा समय ले लूं तो वो भी अच्छा नहीं होगा। मैंने बीच में इसलिए बोला था कि ये मांग सबके सामने आ जाए। अभी 5 वक्ता हो रहे हैं मेरे बाद, उन वक्ता केवल 5 वक्ता होंगे, समयबद्ध अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम समापन करेंगे और साथ में मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा जैसे ही समापन हो वो जो प्रसाद है और पानी वो सब में वितरित करेंगे। और साथ में असली मांग जो इस धारा प्रवाह बोलने में मेरी निकल गई वो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अंग्रेजों से अपने तर्क से उनको समझाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पृथक निर्वाचन हासिल कर लिया था। डबल वोट का अधिकार देश के अछूतों के लिए हासिल कर लिया था। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उसी तरह का छल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ गांधी जी ने किया। जिस तरह का छल आप जानते हैं हिरण्यकश्यप के साथ हुआ, जिस तरह का छल राजा बलि के साथ हुआ, उसी का तरह जो आर्य अनार्यों के बीच का जो युद्ध है, जो देवासुर संग्राम है, उसी तरह का सरंग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुआ। उसी तरह जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा गया तो ये बार बार अंगूठे काटे जा रहे हैं, चाहे एकलव्य का कटे, हमारा कटे या किसी और का कटे, ये अंगूठा काटना बंद होना चाहिए। और हम चाहते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र दोबारा बने, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बाबा साहब इसलिए ले थे कि अछूतों के प्रतिनिधि जीतकर संसद विधानसभा में जाएं और उनको केवल अपने ही समाज के लोग चुने ताकि वो उनकी आवाज बन सके। लेकिन गांधी जी के अनशन के बाद उस षड्यंत्र में जिसमें हमारे पूरे समाज को कत्लेआम करने की धमकी दी गई, तो बाबा साहब को ये हमारे साथियों ने कहा, बाबा साहब के साथियों ने, कि अगर पूरा समाज कत्ल कर दिया जाएगा, जड़मूल नाश कर दिया जाएगा, तो ये पृथक निर्वाचन लेके फिर क्या करेंगे। तो मजबूरी में उस दुखी मन से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट करना पड़ा, जिसमें पृथक निर्वाचन की बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिले। और संयुक्त निर्वाचन में आप जानते हैं केवल एससी को एससी नहीं चुन रहा है, एससी एसटी को एससी एसटी नहीं चुन रहे, बल्कि सब लोग चुन रहे हैं। तो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं मर पा रहे, वो अपनी पार्टी लाइन पे अपनी विधानसभा में संसद के अंदर हमारे समाज के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं। इसलिए हमें सच्ची भागीदारी चाहिए, सच्चा नेतृत्व चाहिए और सच्चे प्रतिनिधित्व चाहिए। उसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का होना जरूरी है। एससी एसटी को केवल एससी एसटी के लोग चुने और पूरे देश को 2 क्षेत्रों में बांटा जाए। एक तो एससी एसटी की 131 सीट है संसद की, तो 131 क्षेत्रों में पूरे भारत को बांट दिया जाए। उन 131 को चुनने के लिए केवल एससी एसटी वोट डालें और 131 से बच के जितनी बाकी सीट बचती हैं जनरल की, उतने क्षेत्र में भारत को बांटा जाए। उनको फिर जनरल सब लोग जितने भी रहते हैं उस क्षेत्र में, चाहे एससी हो चाहे जनरल हो, वो वोट डालें, उससे वो जनरल के चुने जाएं। तो जो एससी के 131 चुन के जाएंगे वो सच्चे प्रतिनिधि एससी के होंगे। तो ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग इस मंच के माध्यम से हम आज फिर से दोहराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।